नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग 4 महत्वपूर्ण कलाकारों को देखेंगे। पहला तो यामिनी रंजन राय का प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ एक क्लास आपको देखेंगे नंदलाल बोस की, यानी मास्टर मोशाय की। नंदलाल बोस को देखेंगे। उनके साथ समरेंद्रनाथ गुप्ता को भी देखेंगे। समरेंद्रनाथ गुप्ता आप जानते हैं अवनी बाबू के शिष्य होते हैं, इन्हें देखेंगे। और साथ में कनु देसाई जी को देखेंगे। बारी बारी से सभी को देखने का प्रयास करेंगे। यामिनी रंजन राय आप जानते ही हैं, जन्म कहाँ पे होता है? बांकुड़ा बंगाल में होता है। नंदलाल बोस की अगर बात करते हैं, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ होता है? आप जानते हैं खड़गपुर बिहार वाला बेल्ट होता है। समरेंद्रनाथ गुप्ता की अगर बात करें, कोलकाता में जिनका जन्म होता है। और कनु देसाई तो आप जानते हैं जिनका जन्म गुजरात में होता है। आइए बारी बारी से सभी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कनु देसाई के बारे में। तो गुजरात के विख्यात कलाकार के रूप में शामिल हैं कनु देसाई। इनका जन्म 1907 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। कनु देसाई की कला शिक्षा कहाँ पे हुई है? तो याद रखना, शांति निकेतन। शांति निकेतन मतलब कोलकाता। तो कला की शिक्षा कहाँ पे हुई है? कोलकाता में शांति निकेतन में हुई है। इनके गुरु का नाम क्या रहा है? तो मास्टर मोशाय मूल रूप से कनु देसाई के कला गुरु रहे हैं। कनु देसाई के कला गुरु कौन रहे हैं? मास्टर मोशाय यानी नंदलाल बसु जी रहे हैं। आगे कहा जाता है, अध्ययन के उपरांत कनु देसाई गुजरात विद्यापीठ में कला के प्राध्यापक हो जाते हैं। जब अध्ययन कर रहे थे उसी टाइम मूल रूप से इनकी नियुक्ति कहाँ पे हो जाती है? गुजरात विद्यापीठ में हो जाती है। और वहाँ पे ये कौन से टीचर बनते हैं? कला के टीचर बन जाते हैं। आगे बात करेंगे तो अगला पॉइंट लिखा हुआ है, कनु ने प्रायः परंपरावादी शैलियों में चित्र की रचना की है। कनु के चित्रों की रेखा का सौंदर्य देखते ही बनता है। बहुत बढ़िया इन्होंने रेखाओं पर चित्रण का कार्य किया है। अगला, कनु देसाई के सभी चित्रों में कोमल रंग और रेखाओं का प्रभाव खूब अच्छे से झलकता है। तो कोमल रंग और रेखाओं का प्रभाव कैसा रहा है? बहुत सुकोमल ढंग से हुआ है। अगला, प्रमुख चित्र की अगर बात करें तो कनु देसाई के अच्छे अच्छे चित्रों में राधा कृष्ण हो गया, मीरा हो गया, उत्सव हो गया, ये सारी रचनाएं हैं। याद रखना, राधा कृष्ण है, मीरा है, उत्सव है, त्यौहार और श्रृंगारिक प्रसंगों से संबंधित चित्र ज़्यादा बनाया है कनु देसाई ने। कैसे कैसे रचनाएं की हैं? राधा कृष्ण की है, मीरा की है, उत्सव की है, त्यौहार की है, श्रृंगारिक दृश्य भी खूब बनाए हैं। कौन? कनु देसाई जी। आगे बात करें तो कनु देसाई का संबंध चलचित्र जगत से भी रहा है। चलचित्र जगत मतलब होता है फिल्मी दुनिया से भी इनका रहा है। कनु देसाई ने अनेक उत्तम फिल्मों में कला निर्देशक का कार्य किया है। तो ये पूछा जाएगा लास्ट में कि कलाकार के साथ साथ कला निर्देशक कौन रहा? तो कनु देसाई रहे, याद रखना। अगला, राम राज्य, बैजू बावरा तथा झनक झनक पायलिया बाजे इत्यादि में मूल रूप से इन्होंने कला निर्देशन के रूप में कार्य किया है। तो राम राज्य हो, बैजू बावरा हो, झनक झनक पायलिया बाजे, इसमें जो है किसने? तो मूल रूप से कला निर्देशन। कनु देसाई के चित्र प्रायः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बनते हैं। पहला तो रंग चित्र होता है, दूसरा रेखा चित्र होता है और तीसरा जो है छाया चित्र होता है। तो रंग, रेखा और छाया 3 प्रकार के चित्रों का निर्माण कनु देसाई के द्वारा किया गया है। रंग चित्रों में कनु देसाई ने कौन सा? तो जल रंग में मूल रूप से चित्रों का प्रयोग किया गया है, यानी जल रंग के माध्यम में ज़्यादातर चित्र बनाए हैं। किसमें? रंग चित्र में। अगर रेखा चित्र की बात करें तो रेखा और छाया चित्रों में कनु देसाई ने काली स्याही का प्रयोग किया है। काली स्याही का प्रयोग मूल रूप से रेखा चित्रों के लिए और छाया चित्रों के लिए कनु जी ने किया है। जबकि रंग चित्र के लिए आप जानते हैं कि मूल रूप से कौन सा रंग? जल रंग का प्रयोग बढ़िया से किया गया है। कनु देसाई के सुंदर चित्रों में राधा कृष्ण है, भारत माता है। याद रखना, भारत माता मकबूल फिदा हुसैन ने भी बनाया है। भारत माता अवनी बाबू ने यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भी बनाया है। और भारत माता मूल रूप से कनु देसाई ने भी बनाया है। बट सावित्री का चित्र भी कनु देसाई का है, बहुत फेमस है। और अर्चना जो चित्र है मूल रूप से अर्चना चित्र भी कनु देसाई के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो राधा कृष्ण पूछ सकता है या वट सावित्री पूछ सकता है। याद रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है कहाँ के कलाकार हैं, तो गुजरात के अच्छे कलाकारों शुमार है। तो ये तो बात हो गई कनु देसाई की। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है समरेंद्रनाथ गुप्ता का, जो मूल रूप से अवनी बाबू के शिष्य होते हैं। इन्हें देखना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत कम किताबों में इनका उल्लेख मिलता है समरेंद्रनाथ गुप्ता की। 1887 में समरेंद्रनाथ का जन्म कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है। समरेंद्रनाथ गुप्ता की कला शिक्षा कहाँ पे हुई है? तो कोलकाता में जन्म हुआ, तो कोलकाता में ही मूल रूप से कलकत्ता कला विद्यालय से ये शिक्षा भी हुई। आगे अगर बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने कलागुरु, हाँ, तो अवनी बाबू मूल रूप से किसके कलागुरु रहे हैं? समरेंद्रनाथ गुप्ता के कलागुरु अवनी बाबू यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर रहे हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर, छोड़ा साको बंगाल वाले। अगला,
समरेंद्र नाथ गुप्ता को मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर में प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य नियुक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अवनी बाबू का वह चेला जो मूल रूप से लाहौर के मेयो कॉलेज आर्ट में प्रिंसिपल नियुक्त हुआ, तो उसका नाम समरेंद्र नाथ गुप्ता होता है, याद रखना। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, सन 1914 ईस्वी में आप असित कुमार हल्दर के साथ जोगी मारा के भित्तों की चित्रपटियाँ बनाई। जोगी मारा भाई सीता बेगड़ा वाली, सरगुजा जनपद, मध्य प्रदेश वाली। जोगी मारा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में अब पड़ता है सरगुजा जनपद, ठीक है। तो उसकी प्रतिलिपियाँ 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर चोड़ा साको बंगाल वाले के साथ मिलकर के समरेंद्र नाथ गुप्ता ने बनवाई थी। 1964 में मूल रूप से समरेंद्र नाथ गुप्ता का निधन हो जाता है, याद रखना है। जन्म कब हुआ था? 1887 में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 1964 में हो गई। कलाकार अच्छे रहे हैं मूल रूप से। लॉर्ड मेयो कॉलेज में पहले प्रिंसिपल, भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। असित कुमार हल्दर के मूल रूप से साथ में जाते हैं, जोगी मारा की भित्ति चित्र की प्रतिलिपियाँ भी तैयार करते हैं 1914 में। तो कुछ खास काम इन्होंने किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना होगा। अवनी बाबू के अच्छे चेलों में शुमार है। अब थोड़ा सा बंगाल स्कूल और प्रयोगधर्मी प्रवृत्ति के कलाकारों की बात कर लें, जैसे नंदलाल बसु की बात करेंगे या फिर राम निरंजन राय की बात करेंगे, तो इन लोगों का संबंध बहुत बढ़िया से रहा है। पहली रचना आप देख लीजिए, यम और सावित्री, बहुत पूछी जाती है। यम और सावित्री किसकी रचना है? नंदलाल बसु की है। यही है यम और सावित्री, यह है यम, ये है सावित्री। देख लीजिए अच्छी सी रचना किसने बनाया है। यम सावित्री नंदलाल बसु की रचना है और मूल रूप से 1913 में इसे बनाया जाता है। रचना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉइंट लिखा हुआ है नंदलाल बसु का जन्म, तो 1882 ईस्वी में खड़गपुर बंगाल में मूल रूप से, नहीं, खड़गपुर बिहार में होता है, बिहार में, खड़गपुर बिहार में 1882 में नंदलाल बसु का जन्म हुआ। नंदलाल बसु अवनींद्र नाथ के शिष्यों की परंपरा के प्रमुख साधक के रूप में उभर करके आते हैं, याद रखना है। अवनी बाबू के सबसे प्रमुख शिष्यों में, सबसे मुख्य शिष्यों में, सबसे चहेते शिष्यों में रहे हैं नंदलाल बसु, याद रखना है। आरंभिक शिक्षा आपने जो है ग्राम से ही प्राप्त की, अपने गांव से ही पढ़े हैं। उसके बाद नंदलाल बोस कलाकार और विचारक दोनों बन जाते हैं। नंदलाल बोस के व्यक्तित्व में कला और तपस्वी का अनुभव सम्मिश्रण रहा है। कला और कलाकार का भी रहा और तपस्वी का रहा है, ऐसा भी मूल रूप से अनुभव खूब अच्छे से दिखाई देता है। नंदलाल बोस के व्यक्तित्व पर अवनींद्र नाथ ठाकुर, श्री राम कृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ ठाकुर का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा रविंद्र बाबा, अवनी बाबू और मूल रूप से रामकृष्ण परमहंस के साथ साथ महात्मा गांधी का प्रभाव है। किसके ऊपर? नंदलाल बसु के ऊपर। नंदलाल बसु एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में तो जाने ही जाते हैं, लेकिन इनका संबंध गांधी जी से बहुत बढ़िया रहा है, तो इनका मूल रूप से राजनीतिक सफर भी बढ़िया रहा है। नंदलाल बोस की कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स से हुई है, यानी कहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स मतलब कोलकाता, कोलकाता मतलब बंगाल, तो याद रखना है। अध्ययन कला में नंदलाल बोस ने अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ और कवि और रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं के रेखांकन भी बनाए हैं। रविंद्र बाबा की कविताओं का रेखांकन भी तैयार किया है और साथ में अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ भी कला अध्ययन के दौरान ही मूल रूप से नंदलाल बोस ने तैयार की। अगला पॉइंट आता है, नंदलाल बोस को सन 1908 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का प्रथम प्रदर्शनी 500 रुपये का पुरस्कार प्राप्त होता है। हाँ, तो नंदलाल बोस को मूल रूप से 1908 ईस्वी में 500 रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि सन 1909-10 में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की अनुकृतियाँ करने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर, हाँ, तो लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में अवनी बाबू जाते हैं। किसकी तैयारी के लिए? अजंता की अनुकृतियाँ तैयार करने के लिए नंदलाल बोस जी जाते हैं। आगे कहा जाता है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा है सन 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती कला विश्वविद्यालय में कार्य किया है। हाँ, तो विश्व भारती कला विश्वविद्यालय में कब कार्य किया है? 1919 में, यानी 1919 ईस्वी में नंदलाल बोस विश्व भारती में कार्य करते हैं। 1921 ईस्वी में नंदलाल बसु ने असित कुमार हल्दर के साथ मिलकर के बाघ गुफा आप जानते हैं, धारा जनपद मध्य प्रदेश में, उसकी अनुकृतियाँ बनाते हैं। किसके साथ मिलकर के? असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु दोनों मिलकर के करते हैं। 1922 ईस्वी में नंदलाल बोस ने शांति निकेतन कला भवन के अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। कब? 1922 में, यानी 1922 में। अगला पॉइंट आता है, जहाँ पर नंदलाल बोस ने सन 1951 ईस्वी में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। हाँ बिल्कुल, शांति निकेतन में 1951 तक अपनी सेवाएं दी हैं, 1922 से, याद रखना। 1937-38 में फौजपुर और जो है हरिपुरा के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को भी सजाया है। तो फौजपुर और कौन सा? हरिपुरा वाला कांग्रेस का अधिवेशन था, उसके पांडालों को सजाने का काम नंदलाल बसु का ही रहा है। गांधी जी के आह्वान पे ऐसा काम किया था।
सन 1939 ईस्वी में नंदलाल बोस ने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में भी भित्ति चित्रण का नाम किया है। तो कीर्ति मंदिर कहाँ पे है? बड़ौदा वाली कीर्ति मंदिर में भित्ति चित्रण यानी दीवारों पर चित्रण का कार्य नंदलाल बोस ने 1939 ईस्वी में किया। अगला पॉइंट लिखा हुआ है सन 1954। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने नंदलाल बोस को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। पद्म विभूषण मतलब सबसे उच्च वाला, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आता है, फिर भूषण आता है, फिर श्री आता है, याद रखना। तो पद्म विभूषण से 1954 में इन्हें सम्मानित किया जाता है। नंदलाल बोस ने प्रारंभ में वास पद्धति से ऐतिहासिक, फिर पौराणिक, फिर आख्यानों पर आधारित चित्रण का कार्य किया है। तो ऐतिहासिक और पौराणिक चित्रों पर खूब ज़्यादा कार्य किया है नंदलाल बोस ने। अगला पॉइंट आता है सती, सती का देह त्याग। ये सारी रचनाएं हैं, याद रखना। सती, सती का देह त्याग, शिव का विषपान, भीष्म, एकलव्य, कृष्ण और अर्जुन, ये सारी रचनाएं मूल रूप से किसकी हैं? तो ये सारी की सारी रचनाएं नंदलाल बसु के द्वारा बनाई जाती हैं और अच्छी रचनाओं में शुमार है। मास्टर मोशाय की अगर बात करें तो अन्य पॉइंट जो दिया गया है उसमें कहा जाता है शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के संपर्क में और आपको एक नवीन अनुभूति की दिशा भी मिल जाती है। तो जब ये रविंद्र बाबा से मिलते हैं, नया जो है जीवन मिलता है, नई खोज के साथ, नए नए रूपों में लोगों के साथ मिलते हैं। नंदलाल बोस ने भारतीयता के साथ विभिन्न देशों में विविध कला धाराओं का अन्वेषण और विश्लेषण किया है। लोक कला को विविध शैलियों को भी आत्मसात किया है। नंदलाल बोस चित्र में जीवन को गति रेखा मानते थे, जो कलाकृतियों का एकता, पूर्णता और चारिकता प्रदान करती रही है। अगला पॉइंट आता है कि नंदलाल बोस ने टेम्परा, टच पद्धति, भित्ति चित्रण की विधि आदि तकनीकी बहुत अच्छे से जानते थे। तो कुछ कुछ पद्धति में काम किए हैं, टेम्परा में भी किए हैं, टच पद्धति में किए हैं, भित्ति चित्रण में भी बहुत अच्छे से इन्होंने कार्य किया है, यानी कुल मिला के चित्रण का कार्य किया है। 1916 की बात हो, 1916 में नंदलाल बोस ने आराई कैम्पे नामक जापानी चित्रकार से जापानी स्याही पेंटिंग की तकनीकी सीखी थी। किससे? आराई कैम्पे। आराई कैम्पे से मूल रूप से इन्होंने जापानी तकनीकी सीखने का प्रयास थोड़ा सा किया था 1916 के आसपास। अगला पॉइंट आता है भारतीय संविधान। नंदलाल बोस ने अपने शिष्य राम मनोहर के साथ मिलकर के भारतीय संविधान की पांडुलिपियों को चित्रित करने का कार्य किया है मास्टर मोशाय ने। मास्टर मोशाय ने नंदलाल बोस ने तो नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है पार्थसारथी। पार्थसारथी का वास तकनीकी जल रंग में मूल रूप से चित्रित करने का काम किसका रहा है? नंदलाल बोस का ही रहा है। पार्थसारथी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है नंदलाल बोस के। बुखार बहुत तगड़ा चढ़ा हुआ है, थोड़ी सी दिक्कत है, दवा ववा खा के आराम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है, आवाज़ हो सकता है आपको भिन्न लग रहा हो। सुबह क्लास भी इसीलिए नहीं हो पाई थी। अगला पॉइंट कह रहा है नंदलाल बोस ने माइकल एंजेलो और राफेल के चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की। हाँ बिल्कुल बनाई है। माइकल एंजेलो और राफेल के चित्रों की भी अनुकृतियाँ नंदलाल बोस के द्वारा बनाई जाती है। नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीतांजलि का भी चित्रण किया है। तो गीतांजलि का चित्र पूछा जाता है किसके द्वारा बनाया जाता है? तो नंदलाल बोस के द्वारा ही तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि नंदलाल बोस द्वारा रचित पुस्तक में रूपावली, शिल्प कथा, शिल्प चर्चा आदि जो प्रमुख पुस्तकें हैं किसके द्वारा बनाई गई हैं? नंदलाल बसु के द्वारा बनाई गई, यानी मास्टर मोशाय के द्वारा बनाई गई पुस्तकें, यानी लिखी गई पुस्तकें। अगला पॉइंट नंदलाल बोस ने शांति निकेतन में कारु संघ की स्थापना की, जिसमें कलाकार जीविकोपार्जन कर सकें। किसमें? कारु संघ में। कारु संघ स्थापना कहाँ होती है? शांति निकेतन में होती है। शांति निकेतन यानी बंगाल में होती है। किसके द्वारा की जाती है? तो नंदलाल बोस के द्वारा की जाती है, नंदलाल बसु के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट दिया गया है कि इनकी मृत्यु कब होती है? तो ये 1966 में इनकी मृत्यु होती है। 66 तक ये लगातार जो है कला सर्जन करते रहे, यानी कला पे कार्य करते रहे। कौन? मास्टर मोशाय जी। अगला पॉइंट दिया गया है नंदलाल बसु द्वारा निर्मित भित्ति चित्रण कला भवन शांति निकेतन और बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिल जाते हैं। हाँ, तो इनके चित्रण हुए हैं। भित्ति चित्रण है, कला भवन है शांति निकेतन और बड़ौदा का कीर्ति मंदिर, यहाँ आपको भित्ति चित्रण देखने को मिल जाएंगे नंदलाल बसु के द्वारा बनाए गए। इन भित्ति चित्रों में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। अजंता भाई जहाँ 30 गुफाएं हैं, मूल रूप से औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, उसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। नंदलाल बसु ने असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन में भी भाग लिया था। इसीलिए हमने कहा था इनका जो है राजनीतिक सफर भी बढ़िया रहा है, क्योंकि ये गांधी जी से बढ़िया संबंध रखते थे। तो ये तो बात हो गई नंदलाल बसु की। नंदलाल बसु के बाद हमें किसको देखना है? तो मूल रूप से नंदलाल बसु के बाद थोड़ा सा काम और देख लीजिए, यामिनी रंजन राय का है। यामिनी रंजन राय की अगर बात करते हैं, यामिनी रंजन राय की अगर बात करें, अच्छा इनकी रचनाएं नहीं पूछी गई ना, नंदलाल बसु की रचनाएं नहीं आई। रचनाएं बहुत सारी हैं। वर्षा से दुला कोणार्क है, तूफानी रात है, महिषासुर मर्दनी है, नौका विहार है, कृष्ण और अर्जुन है,
सती गंधारी भीष प्रतिज्ञा, ऐसा बहुत अच्छी रचना है। हो सकता नहीं आया हो। डीलिट उलट की उपाधि भी इन्हें मिलती है, रह गया होगा। चलिए यामिनी रंजन राय को देख लेते हैं। यामिनी रंजन राय की अगर बात करें, भारत का पिकासो इन्हें कहा जाता है। यामिनी रंजन राय का जन्म तो 1887 में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा क्षेत्र में होता है। यामिनी रंजन राय जन्मतः जो है लोक कला के स्रोतों की ओर आकर्षित रहे हैं। यामिनी रंजन राय की शिक्षा जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से होती है, यानी कोलकाता से होते हैं। यामिनी रंजन राय ने अकादमिक पद्धति, शास्त्रीय पद्धति और तैलीय चित्रण सीखने का कार्य बहुत अच्छे से कर लिया था। तो शास्त्रीय पद्धति जानते हैं, तैलीय चित्रण जानते हैं बहुत अच्छे से। भारत के पिकासो यामिनी रंजन राय ने कोलकाता में यूरोपीय यथार्थवादी पद्धति तथा तैलीय माध्यम में कार्य किया है। तो यूरोपीय यथार्थवादी पद्धति और तैलीय माध्यम में कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यामिनी रंजन राय के द्वारा किया जाता है। साथ ही आवृत्तियों का रेखांकन और प्रभावशाली शैली में भी दृश्यांकन किसके द्वारा किया गया है? यामिनी रंजन राय के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट दिया जाता है, अध्ययनोपरांत यामिनी रंजन राय और जो है व्यावसायिक चित्रकार के रूप में लिथोग्राफी के छापे खाने का अंकन भी किसके द्वारा किया गया है? तो ऐसा अंकन भी देखने को मिलता है यामिनी रंजन राय के चित्रों में। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि यामिनी राय व्यक्ति चित्रण तो इतने कुशल थे कि जो है कोलकाता में वो एक उत्तम छविकार के रूप में विख्यात हो गए थे। यामिनी रंजन राय सभी ही चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी व्यक्ति चित्रण के चित्रकार के रूप में बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, ख्याति प्राप्त हो चुकी है। कलकत्ता के बहुत अच्छे सभी ही चित्रकार माने जाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, यामिनी रंजन राय रवींद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आने के बाद कुछ समय तक ये बंगाल शैली में भी चित्रण का कार्य करते हैं। इसलिए कहा जाता है अवनी बाबू के शिष्यों में कौन शुमार है? तो यामिनी रंजन राय भी शुमार है। इसके पश्चात यामिनी रंजन राय जो है कालीघाट की चित्रों पर भी कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कालीघाटों की पट्ट चित्रण कथा पे भी खूब ज़्यादा चित्रण का कार्य यामिनी रंजन राय ने किया है। कालीघाट शैली के सपाट भूरे अथवा स्लेटी धरातलों पे कागज की गहरी और सशक्त रेखाओं द्वारा चित्रण किसने किया है? तो ऐसा चित्रण मूल रूप से यामिनी रंजन राय के द्वारा ही किया गया है। अगला पॉइंट है संथाल स्त्री, माँ और शिशु। यामिनी रंजन राय की कृतियां हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। संथाल स्त्री हो चाहे माँ और शिशु हो, दोनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, भारत के पिकासो द्वारा रचित है। अगला पॉइंट, यामिनी रंजन राय द्वारा कालीघाट के पटचित्रों की शैलियों के बाद बंगाल की लोक कला के अन्य क्षेत्र बांकुरा और हुगली से प्रेरणा लेने का आरंभ किसने किया है? यामिनी रंजन राय के द्वारा किया जाता है। यामिनी राय ने लोक कला की रंग योजनाओं में कुछ नए रंगों का बढ़ावा दिया है, इसे समृद्ध करने का काम भी यामिनी रंजन राय ने बखूबी किया है। आगे अगर बात करें तो अगला पॉइंट आता है, यामिनी राय के जो है कला की परंपराओं से प्रेरित होकर के एक विशिष्ट शैली की विकास किया। इसे कुंडलित चित्र, कालीघाट के चित्र और पूजा की मूर्तियाँ, खिलौना, गुड़िया आदि में ताजगी, ऋतुओं व शक्तियों के कलात्मक गुणों के साथ साथ कांथा व जो है अल्पना कला के गुणों को भी संश्लेषित करने का काम यामिनी रंजन राय के चित्रों में हुआ है। अगला पॉइंट आता है, इस अवधि में यामिनी राय ने रामायण और कृष्ण लीला का चित्रण भी बहुत अच्छे से किया है। तो ये क्वेश्चन बनता है यामिनी रंजन राय के चित्रों की नाम क्या किया है? तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे नाम आ जाएंगे, चाहे माँ और शिशु पूछ ले, चाहे संथाल स्त्री पूछ ले, चाहे मूल रूप से रामायण पूछ ले, या फिर महाभारत पूछ ले, तो कृष्ण लीला के भी चित्र बहुत अच्छे से उन्होंने बनाए हैं। अगला पॉइंट, इस अवधि में यामिनी रंजन राय ने रामायण और कृष्ण लीला का चित्रण भी किया है। अगला पॉइंट आता है, यामिनी रंजन राय के चित्रों में एक चश्म चेहरे पे जो है एक ही रेखा में माथे और नाक का अंकन, लाल पृष्ठिका पे चमकदार शुद्ध रूपों की विशेषताएं ज़्यादा बढ़िया से दिखाई देती हैं यामिनी रंजन राय के चित्रों में। यामिनी रंजन राय की कला 18वीं और 19वीं शताब्दी से जो है चित्रित पांडुलिपियों के आवरण चित्रों की शैली में भी ज़्यादा प्रभावी होती है, ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो कुल मिलाकर के यामिनी रंजन राय के चित्रों की जो विशेषता रही है वो किस शैली में रही है? 18वीं और 19वीं सदी के आसपास जो है ज़्यादा विशेषतापूर्ण रही। यामिनी रंजन राय को उड़ीसा के पटचित्रों में छोटे छोटे चित्रों की संयोजन पद्धति में भी प्रभावित किया है। तो ये बहुत पूछा जाता है, उड़ीसा का कैसा चित्रण? पटचित्रण कहाँ का फेमस है? उड़ीसा में है, याद रखना। अगला पॉइंट आता है, यामिनी रंजन राय ने ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाए? हाँ बनाए। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाया है? यामिनी रंजन राय की अच्छी रचनाओं में शुमार है। यामिनी रंजन राय ने धरातलीय बयान यानी टेक्सचर के संबंध में भी खूब ज़्यादा प्रयोग किए हैं। यामिनी रंजन राय ने कागज, गत्ता, कपड़ा और बर्तनों पर भी चित्रकारी बहुत अच्छे से की है। यामिनी रंजन राय ने जल रंग, क्रेयॉन और टेम्परा में भी ज़्यादातर चित्र किए हैं, यानी अधिकांश चित्रों पर कार्य किया है। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत विभाजन के पश्चात यामिनी रंजन राय दिल्ली आए और यहाँ शिल्पी चक्र का शोधपात कर दिया। हाँ, भारत विभाजन जब 1949 में होता है तब ये दिल्ली आते हैं। दिल्ली में मूल रूप से पहुँच करके जो है दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना करते हैं।
एम निरंजन राय को सन 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1954 में किसे मिला था? 1954 में मास्टर मोसाई नंदलाल बोस को दिया गया था। 1955 में पद्म विभूषण किसे मिलता है? एम निरंजन राय यानी भारत के पिकासो को मिलता है। एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा। ये है आपकी रचना और मूल रूप से एम निरंजन राय के द्वारा बनाई जाती है। रावण जटायु टेम्परा माध्यम में मूल रूप से बनाया गया है। रावण जटायु युद्ध देख लीजिए, रावण जटायु युद्ध टेम्परा माध्यम में बनाया गया है ना। और जो है किसकी रचना है? तो एम निरंजन राय की रचना है। एम निरंजन राय की अन्य रचनाओं में देख लीजिए, मदर एंड चाइल्ड हो गया, सीता की अग्नि परीक्षा हो गया, कृष्ण और यशोदा हो गया, लेडी इन पिंक साड़ी हो गया, थ्री वुमेन हो गया, डांसिंग गोपी हो गया, ब्राइड एंड टू कंपेनियंस हो गया, क्वीन ऑन हॉर्स हो गया, रावण सीता और जटायु हो गया, टू केट्स होल्डिंग अ लार्ज प्रॉन हो गया और केट एंड लास्टर्स हो गया। मूल रूप से ऐसी रचनाएं किसके द्वारा बनाई जाती हैं? तो सारी की सारी रचनाएं जो है मूल रूप से भारत के पिकासो कहे जाने वाले एम निरंजन राय के द्वारा बनाई जाती हैं, जिनका जन्म मूल रूप से कहाँ पे होता है? तो आप जानते हैं बंगाल बांकुरा में होता है, 1887 के आसपास होता है। तो कुछ खास कलाकार हम लोग आज देखने का प्रयास किए हैं। थोड़ी सी अस्वस्थता है, इसलिए जो है आवाज़ हो सकता है आपको बहुत क्लियर ना दिखाई दे रही हो, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा और क्लासेज आपकी परमानेंट चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद।